तो दोस्तों, जीके ओपन एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम महेश वर्णवाल की जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह लेकर के आया हूँ, जो कि यह चौथा वीडियो होगा इस टॉपिक का, जो कि आज राज्य व्यवस्था के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑनलाइनर फॉर्म में आप लोगों को यह मिलेगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित यह क्वेश्चन होगा। अगर दोस्तों इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। क्वेश्चन है कि भारत की संघीय यह शासन प्रणाली जो है किस देश के संविधान से प्रेरित है, वह हो जाएगा कनाडा के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है कि किस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, तो यह समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंधी किस अनुसूची में है, तो यह 7वीं अनुसूची में है। जो कि अगर सूची की बात करें अनुसूची की, तो वह मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वही 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधी जो है ना संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था, यह तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन जो है यह तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। चलिए अगला है कि संघ सूची में किए गए संशोधन को देखते हैं। जो कि संघ सूची का संशोधन इस प्रकार है कि छठे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 को जोड़ी गई। इसका विषय है कि समाचार पत्रों में विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। क्या है कि छठे संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 को जोड़ी गई। इसका विषय समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर जो है ना कर के बारे में दिया गया है। अगला है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 33 का लोप किया गया। क्या किया गया, तो लोप किया गया। इसका विषय है कि केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति के अधिग्रहण, इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 300 के ए में रखा गया है यह संपत्ति का अधिकार को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 2 के क जोड़ी गई। इसका संबंध किस राज्य के केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। अगला है कि 46वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के ख जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य दौरान होने वाले माल के परिवहन पर कर से है। क्या है, तो माल के परिवहन पर जो कर लगता है उससे संबंधित है 46वां संविधान संशोधन। चलिए अगला है कि 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया। कि 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का ग जो है जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर से है। किससे है, तो सेवा कर से है, यानी कि सर्विस टैक्स से संबंधित है 88वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय परिषद के सृजन किसके माध्यम से किया गया है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन जो है किसके माध्यम से किया गया, यह संसदीय कानून के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, यह संसदीय कानून के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध जो है यह अनुच्छेद 263 के द्वारा किया गया। किस अनुच्छेद के द्वारा किया है, तो अनुच्छेद 263 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञानों पर कर कौन लगाता है। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञान पर कर जो लगाता है यह राज्य सरकार लगाता है। तो कौन लगाता है, तो यह राज्य सरकार लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची
के विषय के संबंध में संसद की विधियां शक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह संसद के विधियां शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 249 यह राज्य सूची से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? केंद्र तथा राज्य के मध्य जो शक्तियां का विभाजन जो है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह अनुच्छेद 245 तथा 246 में किया गया है। केंद्र राज्य के मध्य जो शक्तियां का विभाजन जो है यह अनुच्छेद 245 और 46 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष जो होता है यह प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है? संघ के द्वारा कौन सा कर लगाया वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, कृषि आय के अतिरिक्त आय पर जो कर लगता है यह संघ के द्वारा जो है न वसूला जाता है और संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया? सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया। कब किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टॉपिक है कि संघ कर संघ सूची प्रविष्ट 82 से लेकर के 82 से लेकर के 92A तक, जो कि पहला है कि आयकर, यह कृषि आय को छोड़कर लगता है। आयकर जो है कृषि को आय को छोड़कर लगता है। सीमा शुल्क जो है निर्यात शुल्क सहित होता है। अगला है कि तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर जो उत्पाद शुल्क एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। चलिए अगला है कि निगम कर। अगला कौन है? तो निगम कर है। अगला कौन है? तो निगम कर, पांचवा है कि व्यक्ति द्वारा कंपनियों की संपत्तियों की पूंजी पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर। छठा है संपदा शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। सातवां है संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क, यानी कि कृषि भूमि को छोड़कर। आठवां है कि रेल, समुद्र या वायु मार्ग के द्वारा ले जाए गए वस्तुओं और यात्रियों पर जो सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ा पर जो कर लगता है यह इससे संबंधित है। अगला है कि स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार के समव्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। 10 में है स्टाम्प शुल्क। अगला है कि समाचार पत्रों के क्रय और विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। 12वां है तो समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर कर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। 13वां है माल के प्रेषण माल के प्रेषण पर कर जो अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान। अगर 14वां है सेवाओं पर जो कर निश्चित होता है यह इस पर लगाया जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य जल विवादों को समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। केंद्र राज्य जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना कर सकती है। चलिए अगला टॉपिक है आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न जो है ना, अब ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो लगभग इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको 1 से 2 बार अगर वीडियो आप लोग देखते हैं तो लगभग मेरा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि बहुत अच्छी बुक है यह महेश बर्नवाल की। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो यह संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। अगला है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो यह हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने कहा था? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अगला है
अगला क्वेश्चन है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है यह किसकी सलाह पर लगता है, यह राज्यपाल की सलाह पर लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है, तो यह राष्ट्रपति शासन लगभग 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं जो हैं कितनी बार की गई है, यह इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है, उसको देखते हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश का पूर्व नाम क्या है, तो नेफा के नाम से जाना जाता है, जो कि इस क्षेत्र अब अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। दूसरा है आपात की दूसरी उद्घोषणा सितंबर 1971 में पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही थी। तीसरा है आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में जो 352 का जो आपात लगता है, राष्ट्रीय आपात लगता है, इसका क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा और युद्ध है बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह की जा सकती है। किसके आधार पर की जाती है, भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 352 जो है ना, यह राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह की जा सकती है। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार के दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, 356 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है। अगला है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है। वित्तीय आपात की अभी तक जो है ना एक बार भी नहीं किया, जो अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अगला है कि राष्ट्रपति मूल अधिकार अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त कार्यान्वयन के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है, यह अनुच्छेद 359 के अंतर्गत कर सकता है। अगला है कि संसद के द्वारा आपातकाल की घोषणा, संसद के द्वारा जो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 माह के। कितनी, तो 1 माह के। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो यह पंजाब में लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था सर्वप्रथम पंजाब में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। चलिए देखते हैं आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव को देखते हैं। आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव को देखते हैं, जो कि अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात, और अनुच्छेद 356 है राज्य आपात, और 360 है वित्तीय आपात। पुनः एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। यह आपातकाल के प्रभाव जो है अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 है राज्य आपात, और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात, जो कि अभी 1 बार नहीं लगा है अभी तक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्य की मध्य शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है। अगला है कि संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है, यानी कि 352 जो राष्ट्रीय आपात लगता है
यह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों की मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। अगला है कि भारत की संगठनात्मक प्रणाली एकात्मक के रूप में कार्य करती है। भारत की संगठनात्मक प्रणाली एकात्मक के रूप में करने लगती है। अब तक राष्ट्रीय आपात के प्रयोग 3 बार किया गया है। अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। अगला है अनुच्छेद 356 यानी कि राज्य आपात। राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? राष्ट्रपति शासन में राज्य जो है ना विधानसभाएं भंग कर दी जाती है और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। भारत की शासन प्रणाली क्या है? एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अब तक जो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। अगला टॉपिक है 360 यानी कि वित्तीय आपात। यह वित्तीय आपात जो है ना वित्तीय आपातकाल में संघ और राज्य के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। अगला है कि संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। अगला है कि वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं VVI जो कि क्वेश्चन है, मूल संविधान में आपात युद्ध घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। क्या था? मूल संविधान आपात युद्ध घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। चलिए अगला टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है कि वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। अगर वित्त आयोग की बात की जाए तो वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग दिया गया है, जो कि वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष केसी नियोगी था। जो कि वित्त आयोग की 4 सदस्य होती है और अन्य होती है जो कि यहाँ दिया गया है, इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। वित्त आयोग की संरचना जो है यह अध्यक्ष सार्वजनिक कार्यों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति होता है। जो कि पहला सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, सरकार के वित्त एवं लेखाओं का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हो, वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो और आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ व्यक्ति हो। यह जो सदस्य दिया गया है यह वित्त आयोग की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि महेश बरनवाल की बुक अगर माना जाए तो किसी भी एग्जाम में जो कि NCERT बेस है तो इससे पूछा ही जाता है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों की संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति रखवाता है। कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति रखवाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया, जो कि आप लोगों को पहले बता दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अगला है कि वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था। चलिए देखते हैं भारत के वित्त आयोग यानी कि कब कब कौन बना था। पहला वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी बना था। जो कि वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है ना केसी नियोगी बना था। तो कब बना था? तो 1951 में पहला बना था। इसकी अनुशंसा यानी कि कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेकर के 1957 तक यह इस पद पर आसीन था। अगर दूसरे व्यक्ति की बात की जाए, यह 1956 में गठन हुआ था, जो कि के संथानम जो है ना इसका अध्यक्ष था और यह 1957 से लेकर के 1962 तक यह के संथानम यह पद पर आसीन रहा। तीसरा है तो 1960 में AK चंद्रा बना था। यह 1962 से लेकर 1966 तक रहा था। अगला है कि चौथा 1964 में बना था डॉक्टर PV राजमन्नार। 1966 से लेकर के
1969 तक यह रहा था। पाँचवा 1968 में बना था। महावीर त्यागी बना था 1969 से लेकर के 74 तक। जो कि छठा था 1972 में ब्रह्मानंद रेड्डी, जो 1974 से लेकर के 79 तक बना था। सातवां 1977 में बना था JM सिलेट 1979 और 84 में। अगला है कि आठवां 1982 में बना था YB चौहान, जो है यह 1984 से लेकर 89 तक रहा था। नौवां है 1987 से लेकर NK साल्वे 1989 से 1995 तक। आप लोग देख लीजिएगा, ये 15 बने थे, जो कि अभी 16वां जो है ना बना है। अरविंद पनगड़िया जो है यह वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष बने हैं। अगर 15वां की बात की जाए तो 2017 से नंद किशोर सिंह, 2020 से लेकर के ये 2021 और 26 तक रहने का, लेकिन जो है ना अब 16वां बनाया गया है तो अरविंद पनगड़िया को, जो कि अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में किसकी संस्तुति की निर्धारित होती है? वित्त आयोग। आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, अगर छोटी सी अगर परेशानी होती है अगर वीडियो में, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र के द्वारा राज्य के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारण करना। अगला है कि केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा है? तो यह वित्त आयोग के द्वारा है। अगला है कि केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाला सिद्धांतों के अनुसार कौन सा प्राधिकरण करता है? तो यह वित्त आयोग करता है। कौन करता है? यह वित्त आयोग करता है। अगला है कि समान रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि कौन है? तो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो यह वित्त आयोग करता है। कौन करता है? यह वित्त आयोग करता है। जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष KC नियोगी को बनाया गया था, जो कि पहले आप लोगों को बता दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि नीति आयोग है, नीति आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि आप लोग नीति आयोग का नाम जरूर सुना होगा और इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। और नीति आयोग के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जाम के व्यू से अच्छा टॉपिक यह माना जाता है। जो कि पहला क्वेश्चन है कि इस योजना आयोग की स्थापना नीति आयोग का स्थापना किया गया था। यानी कि योजना आयोग की स्थापना जो है ना, इसकी स्थापना कब की? 15 मार्च 1950 की। इसी के स्थान पर जो नीति आयोग लाया गया था। अगर बात की जाए योजना आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। तो जैसे कि इसके स्थान पर लाया गया तो जो कि नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के आधार पर ही लाया गया। तो जो कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के जो है ना अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही हुआ करते हैं। चलिए अगला है कि योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्री परिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्री परिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। अगला है कि नीति आयोग की कौन सा निकाय है? नीति आयोग यह पूछा जाता है एग्जाम में। तो नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो यह गैर संवैधानिक निकाय है। कौन सा है? तो गैर संवैधानिक निकाय है नीति आयोग। अगला है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो यह 1 जनवरी 2015 को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है, जो कि आप लोग को बताए थे। चलिए एक बार देखते हैं नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना, यह अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्य के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है वहाँ के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। यानी कि विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, यानी कि प्रधानमंत्री नामित।
अगला है कि उपाध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। उपाध्यक्ष जो है यह किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? यह प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। अगर सदस्य की बात की जाए, यह पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अगला है कि अंशकालिक सदस्य जो कि अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। अगर पदेन सदस्य की बात की जाए, यह पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए नीति आयोग, यह भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। अगर सचिवालय की बात की जाए तो सचिवालय जो है आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी और विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषद, ये परिषद विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है यह 6 अगस्त 1952 को स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर स्थापना की बात की जाए, यह 6 अगस्त 1952 को हुई थी। अगर अगला टॉपिक की बात की जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वीरता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। किसके? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। चलिए अगला है क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी कि इसका निर्माण जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया। यह पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर किया गया और अधिकार क्षेत्र जो है भारत सरकार के क्षेत्र में होता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो कि अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष जो कि डॉक्टर सुमन बेरी, जो कि कार्यकाल अधिकारी बी सुब्रमण्यम और वेबसाइट नीति.com यह होता है। अगला बात की जाए तो नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश के अनेक अर्थों पर एक एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के समथानम का है। किसका है? तो के समथानम का है। अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।